बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ फवाद। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है ये एक्चुअली पिछले टॉपिक का कॉन्टिन्यूस पार्ट है, पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने बात की कि जो ड्रग्स हैं वो आपके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, हाउएवर उनकी कुछ मेडिकल यूजेज भी होती है। और साथ साथ में हमने ये भी बात की कि जो ड्रग्स हैं उनका इफेक्ट कैसे होता है कि वो एक्चुअली साइनेप्स में मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या तो उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देते हैं या उनकी जो सिक्रीशन है, उनका जो मैसेज पास करना है उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रेन सेंटर्स हाईली ऑन हो जाते हैं और बहुत सारे ब्रेन सेंटर्स जो हैं वो ऑल्टर होते हैं, ख़राब होते हैं और इवन ऑफ भी हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने थर्ड ड्रग के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज अ वेरी वेल नोन ड्रग व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज निकोटीन। सो डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन इसको ऐसे करेंगे कि निकोटीन क्या है। ये एक्चुअली वो केमिकल है जो कि अल्कलाइड इन नेचर है, और अल्कलाइड का मतलब ये है कि इसमें एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और ये कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमें मिलता कहां पे है? इट इज फाउंड इन व्हाट, इन दी टोबैको लीव्स। और टोबैको लीव्स आपके पास क्या है? ये तंबाकू के पत्ते हैं। उसके साथ साथ जो टोबैको प्लांट है ये एक्चुअली ताल्लुक रखता है विद द सोलिनेसी ग्रुप ऑफ प्लांट्स के जो सोलिनेसी ग्रुप है उससे टोबैको प्लांट ताल्लुक रखता है। इसी तरह इस ग्रुप के अंदर और जितने प्लांट्स हैं उनके अंदर भी ये निकोटीन जो है वो पाई जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स के टॉपिक को पढ़ रहे थे सो वहां पे एक बात हुई कि निकोटीन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है। सो इट मींस कि निकोटीन की जरूरत हमारी बॉडी को होती है, बट अगर इसका एक्सेसिव यूज होता है, बहुत ही ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग होती है, तब हमारे पास ये यूजेज की बजाय मिस यूज में जाता है, एब्यूज में जाता है और नुकसान देना शुरू कर देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके मेडिकल यूज को देखते हैं तो मेडिकल यूज में क्या होता है कि वो लोग जो कि स्मोकिंग के हैबिचुअल हैं, स्मोकिंग के आदी हो चुके हैं और वो स्मोकिंग से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, सो वो जाएंगे किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जहां पे उनको निकोटीन बिल्कुल प्योर फॉर्म में इंजेक्ट की जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्मोकिंग की डिजायर कम होती जाती है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो तंबाकू नोशी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। सो ये हमारे पास पहला यूजेज है निकोटीन का। डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ जो निकोटीन है ये खुद एक्टिवेट करता है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को। बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं लाइक सेरोटोनिन है, डोपामीन है, साथ साथ में एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है जो कि हार्मोन्स हैं, ये भी एक्टिवेट होते हैं, अपनी सिक्रीशन होती है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ निकोटीन। सो अगर हमारी बॉडी में निकोटीन का लेवल बहुत लो होगा तो उसकी वजह से जो हार्मोन्स हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन याद ये रखना है कि ये एक नॉर्मल लेवल तक चाहिए होते हैं, नॉर्मल से ज्यादा होंगे तब ये एज ए अब्यूज आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास निकोटीन है, इट ऑल्सो सर्व एज व्हाट, इट सर्व एज अ नर्व स्टिमुलेंट। जो डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स हैं, वो नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं, ब्रेन की तरफ आती हैं, और कुछ हमारे पास मिक्स्ड नर्व्स होती हैं जो कि आप ब्रेन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। साथ में नर्व्स के अंदर उनकी डिफरेंट टाइप्स भी आई थी। सो निकोटीन जो है ये नर्व स्टिमुलेंट है, नर्व्स को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से जो बॉडी एक्शंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म होंगे एंड ब्रेन उनको कंट्रोल भी कर रहा होगा। यही वजह है कि जो निकोटीन है इसको हम क्या बोलते हैं? इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ नर्व स्टिमुलेंट which stimulates, which activates, which enhances a nerve activity. Dear students, उसके साथ साथ जो निकोटीन है ये एक फीलिंग भी देता है, कौन सी? कामनेस की। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि भाई एक इंसान है जो कि बहुत जल्दी गुस्सा होता है और दूसरा जो है वो अपने गुस्से को काबू में रखता है, वो काम है। सो निकोटीन जो है इसका मेडिकल यूज ये है कि ये कामनेस को लाता है, खामोशी को लाता है, इंसान में ठहराव लाता है, सब्र होता आता है। उसके साथ साथ जो निकोटीन है, इट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज also responsible for producing
अ पेन किलिंग इफेक्ट। ये भी पेन किलर के तौर पे यूज हो सकता है। कैसे कि ये एक्चुअली स्टिमुलेट करता है किसको, सेरोटोनिन को और बीटा एंडोर्फिन को, जिसके नतीजे में जो पेन का जो इफेक्ट है, पेन की जो फीलिंग है वो कम होती जाती है। और उसके साथ साथ जो सेरोटोनिन है, साथ में डोपामीन आता है, ये हमें खुशी और हमें गम में ले जाने में भी असरअंदाज होते हैं और एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। सो अगर निकोटीन जो है वो सेरोटोनिन के लेवल्स को इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से एक खुशी आती है। सो इनको डिप्रेस्ड पर्सन्स के लिए, जो डिप्रेशन में लोग गए होते हैं, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं, बट उनको हम टोबैको स्मोकिंग नहीं कराते, बल्कि जो निकोटीन है वो प्योर फॉर्म में इंजेक्ट की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर निकोटीन जो है वो अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द टोबैको स्मोकिंग, तो उसकी वजह से जो निकोटीन के अब्यूजेस हैं उसकी तरफ आते हैं। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो निकोटीन है वो यूज होता है किस चीज के तौर पे, एज अ पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो एक इंसानी बॉडी के लिए जहर के तौर पे काम करते हैं। सो निकोटीन गो के हमारी बॉडी में मौजूद है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है, नर्व्स को एक्टिवेट करती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज में हेल्प करती है, बट उसके साथ साथ अगर ये बहुत ही अब्यूज होगा तो इट कैन वर्क एज व्हाट, इट कैन वर्क एज अ टॉक्सिक पॉइजन। और निकोटीन को एज अ पेस्टिसाइड भी यूज किया जाता है डिफरेंट पेस्ट्स को किल करने के लिए। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, जो निकोटीन है, निकोटीन हमें टोबैको में मिलते हैं, एक सिगरेट में मिलते हैं। अब अगर 3-4 सिगरेट इकट्ठी ले ली जाए तो उसके अंदर हमारे पास निकोटीन कितना होगा, दैट विल बी अराउंड 60 मिलीग्राम। और इन 3-4 सिगरेट्स में जितनी 60 मिलीग्राम निकोटीन मौजूद है, ये किसी भी एक एडल्ट को किल कर सकती है। तो इसका मतलब इसको जहर के तौर पे यूज किया जा सकता है, बट जहर के तौर पे इसका क्या आएगा, एक्चुअली अब्यूज आएगा। और 3-4 सिगरेट्स में जितनी निकोटीन है वो एक ही वक्त में किसी एक एडल्ट को डेथ की तरफ ले जा सकती है। साथ में डियर स्टूडेंट्स, जो निकोटीन है इट कैन ऑल्सो कॉज निकोटीन पॉइजनिंग। और निकोटीन पॉइजनिंग में होता क्या है कि इंसान का दिल खराब होता है, नौजिया होता है और वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, साथ में ट्रेकिया की इरिटेशंस आती हैं। और इसको हम समराइज करते हैं किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ निकोटीन पॉइजनिंग। साथ में डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई एक प्रेग्नेंट मदर, एक माँ जो कि हामला है और बच्चा होने वाला है, सो इफ शी इज अ स्मोकर, अगर वो एक स्मोकर है तो उसकी वजह से हो क्या सकता है, इट कैन लीड टू व्हाट, मिसकैरेज। जो बच्चा है वो जाया हो सकता है, जिसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। सो अपनी सेहत के लिए तो नुकसानदेह है ही, साथ में जो आने वाला बच्चा है उसकी डेथ का कॉज भी बनता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम निकोटीन की मजीद एब्यूजेस देखते हैं तो पता ये चलता है कि जो निकोटीन है ये डेवलप कर सकता है फीटल एबनॉर्मेलिटीज। नाउ व्हाट इज मीन बाय फीटस, या फीटल का क्या मतलब है? जब तक एक बच्चा माँ के रहम में, माँ के पेट में मौजूद है, तब तक हम उसको फीटस बोलते हैं। और जब वो दुनिया में बाहर आता है तब उसको बच्चा या न्यूबॉर्न बोलते हैं। सो जो निकोटीन है ये फीटस में, बच्चा जब तक माँ के पेट में है तब उसके अंदर डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज को प्रोड्यूस कर सकता है, मेंटल रिटार्डनेस आ सकती है और डिफरेंट किस्म के और डैमेजेस जो है एक आने वाले बच्चे को लाहक हो सकती हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द निकोटीन। अगर माँ जो है वो खुद स्मोकिंग कर रही है या वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जिसके नतीजे में पैसिव स्मोकिंग आ रही है, मतलब पैसिव स्मोकिंग से मुराद एक इंसान जो कि खुद तो स्मोक नहीं करता लेकिन एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां पे सिगरेट स्मोकिंग मौजूद है, सो वो एयर इनहेल होगी, इसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। साथ में डियर स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, प्रीमेच्योर बर्थ्स। प्रीमेच्योर बर्थ से मुराद क्या है? एक इंसानी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 9 मंथ्स होते हैं। अब अगर कोई भी बच्चा 9 महीने पहले उसकी डिलीवरी हो जाती है, 6ठे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में, सो इसको हम प्रीमेच्योर बर्थ्स बोलते हैं।
सो निकोटीन जो है, सिगरेट स्मोकिंग जो है, वो एक हामला खातून के लिए बहुत ही जानलेवा है। बच्चे की सेहत भी इफेक्ट होती है और उसकी वजह से वक्त से पहले डिलीवरीज होती हैं, जिसके नतीजे में जो बच्चा है वो मेंटली रिटार्ड हो सकता है, वो बहुत कमजोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी फुली डेवलप 9 मंथ्स में नहीं हुई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास निकोटीन के बारे में, जो कि मेडिकल यूजेस का क्या है, इट इज अ नर्व स्टिमुलेंट एंड पेन किलर। बट अगर एब्यूजेस पे आते हैं, सो ये तमाम के तमाम नुकसानात जो हैं वो कोई भी बंदा उठाएगा अगर वो निकोटीन या सिगरेट स्मोकिंग की इनटेक करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहीं से हम आगे फॉरवर्ड होते हैं टू द नेक्स्ट ड्रग जो कि आपके चैप्टर में मौजूद है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द अल्कोहल्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हम दूसरी ड्रग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को उर्दू जुबान में शराब बोल सकते हैं, और जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी, दैट अल्कोहल इज द मोस्ट हार्मफुल ड्रग इन व्यू ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज एंड डायरेक्टली एब्जॉर्ब्स इन द स्टमक। डेफिनेशन में अगर आपने देखा, सो आपने एक लफ्ज पे गौर किया होगा, इट इज अ वेरी हार्मफुल ड्रग। ये बहुत ही खतरनाक ड्रग है, और इसकी बेसिक वजह यह है कि एक बार अगर इंसान इसको पी लेता है तो उसका बार बार दिल करता है कि वो उसको पिए, और वक्त के साथ साथ आदी होता जाता है। सो इसके हार्मफुल होने का सबसे बड़ी वजह क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, क्योंकि इंसान बार बार इसको पीने की कोशिश करेगा और इसकी चाहत, इसकी डिजायर भी ज्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ ये हार्मफुल इसलिए भी है दैट इट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्स इन द स्टमक। कैसे? डियर स्टूडेंट्स, डाइजेशन चैप्टर जो फर्स्ट ईयर में है उसमें आपने पढ़ चुके होंगे कि जब भी हम कोई फूड की इनटेक करते हैं, वो फूड हमारे पास स्टमक में जब पहुंचता है, काइम में चेंज होता है, एक जूस सा बनता है, लेकिन जो स्टमक की वॉल्स हैं वो इम्परमिएबल होती हैं टू ऑल द फूड एक्सेप्ट अल्कोहल्स एंड एस्पिरिन, जिसको आप डिस्प्रिन भी बोल सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन कि जब स्टमक से जो जूस है वो आएगा इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन फुली कंप्लीट होगी, सो जो जिजिनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे तमाम का तमाम फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो आएगा इनटू द हेप्टिक पोर्टल वेन, और हेप्टिक पोर्टल वेन उस तमाम डाइजेस्टेड फूड को ले जाएगी टू द लिवर, जहां पे लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, चेक एंड बैलेंस रखेगा कि आया फूड के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो मौजूद नहीं है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जब अल्कोहल डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगी इन द स्टमक वॉल्स, तो मतलब लिवर डायरेक्टली उनकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा, और जो शराब है, जो अल्कोहल है, वो तमाम फुल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब ब्लड लिवर की तरफ आएगी तब लिवर स्लोली एंड स्टेडीली अल्कोहल के जो साइड इफेक्ट है, उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करता जाएगा। तो इसका मतलब कि जब शराब पिएंगे, सो उसका चेक नहीं होगा, लिवर उसको चेक नहीं करेगा, और लिवर के चेक करने से पहले वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो अल्कोहल्स हैं इसकी बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन मेडिकल यूजेस भी हैं, और मेडिकल यूजेस क्या है, दैट इन स्मॉल क्वांटिटीज इट इंप्रूव्स हेल्थ। अगर शराब थोड़ी थोड़ी पी जाए तो इससे सेहत अच्छी होती जाती है, खास करके जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं लाइक साइनोसाइटिस है, और उसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस, और उसके साथ साथ अगर जो रिस्पायरेटरी पैसेजवेज है उनमें म्यूकस ज्यादा होता है, सो जो अल्कोहल्स है उनको कम कर सकते हैं। बट बीइंग अ मुस्लिम, शराब हम पे हराम है, सो अपनी सेहत इंप्रूव करने के लिए हम इसको थोड़ी थोड़ी के तौर पे भी यूज नहीं कर सकते। बट चूंकि साइंस का कोई मजहब नहीं है, सो उसमें बेनिफिट्स और उसके अब्यूजेस दोनों को आपने जहन में रखना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो अल्कोहल्स हैं, इट इज आल्सो यूज्ड एज व्हाट, इट इज आल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अल्कोहल्स हैं ये ज्यादातर नॉन पोलर इन नेचर हैं, और नॉन पोलर कंपाउंड्स को ये इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक लिपिड्स। तो इसी तरह जो अल्कोहल्स हैं उनको हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं डिफरेंट और मेडिसिन की डिलीवरी के लिए। सो इसका मतलब ये हुआ
कि जो और मेडिसिन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं, उनको बॉडी में डालने के लिए आप उनको मिक्स कर सकते हो इनटू द अल्कोहल्स, सो जिसको एज अ दवाई के तौर पे यूज किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ जो अल्कोहल्स हैं ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं डिफरेंट और मेडिसिन के। फॉर एग्जांपल, खांसी का जो सिरप होता है, खांसी को खत्म करने के लिए जो सिरप इस्तेमाल होते हैं उनमें एक्चुअली अल्कोहल्स की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है। यही वजह है कि कफ सिरप पीने के बाद इंसान पे गुनूदगी आती है, नींद आती है, सो ये एक्चुअली इफेक्ट होता है अल्कोहल का। लेकिन चूंकि ये मेडिसिन में यूज हो रही है, ड्रग डिलीवरी में यूज हो रही है, तो इस्लामी तौर पे इसकी कुछ ना कुछ इजाजत है। डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज व्हाट, एज एन एंटीसेप्टिक। जख्मों को साफ करने के लिए हम अल्कोहल्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक इन नेचर है, जिसकी वजह से जो जख्म होगा वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ या किसी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो जख्मों को धोने के लिए अल्कोहल्स यूज किया जा सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अल्कोहल्स के अब्यूजेस की बात करें, जो कि इनकी यूजेस से काफी ज्यादा है, और उन अब्यूजेस में नंबर 1 अब्यूज क्या है, जो कि सबसे मेन फैक्टर है, एंड दैट इज व्हाट, कि ये सप्रेस करता है, कम करता है, लो करता है ब्रेन की सेलुलर एक्टिविटी को। और ये ब्रेन की सेलुलर एक्टिविटी इतनी हद तक कम हो सकती है कि अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगी, डेथ होगी। सो शराब नोशी का आखिरी अंजाम मौत होगा। क्यों? क्योंकि उस मौत का सबब जो है वो क्या होगा कि ब्रेन की सेलुलर एक्टिविटी, ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके काम करने की एफिशिएंसी सप्रेस, दब जाती है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो अल्कोहल्स हैं ये सेरोटोनिन और जो डोपामीन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनके लेवल्स को बहुत लो कर देता है, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस कि जब शराब के नशा जो है वो खत्म होता है तो उसके बाद इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। जिन तकलीफात को, जिस गम को भुलाने के लिए वो शराब पीता है, सो जब तक उसका इफेक्ट है तो ठीक, नहीं उसके बाद जो है जब इफेक्ट कम हो जाता है तो सेरोटोनिन और डोपामीन का लेवल बहुत कम होता है, और वही दुख, वही तकलीफ, वही गम बहुत ज्यादा बड़े होकर आना शुरू हो जाते हैं और इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इस डिप्रेशन से छुटकारा हासिल करने के लिए वो दोबारा शराब नोशी पे जाता है, जिसके नतीजे में वो आदी होना शुरू हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू के लिहाज से याद ये रखना है कि इट रिड्यूसेस व्हाट, रिड्यूसेस द लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन एंड डोपामीन व्हिच एक्ट एज व्हाट, एज अ डिप्रेसेंट। डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ जो अल्कोहल्स हैं, अगर इनकी इनटेक बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होती है, शर्त यह है हाई अमाउंट में, देन व्हाट वुड हैपन कि इसकी वजह से रिडक्शन होगी रिएक्शन टाइम में, इमरजेंसी की सूरत में, और फैसला करने की सलाहियत भी कम होती है। इसका मतलब यह है कि जो इमरजेंसी की सूरत हाल है, लेट्स सपोज हम कहें कि भाई ड्राइविंग है, जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो सो किसी भी सेकंड, किसी भी लम्हा कुछ भी हो सकता है। सो उस टाइम अगर आपके जो नर्व्स हैं, आपका ब्रेन जाग रहा है, एक्टिव हो रहा है, सो आप जो है एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन ड्राइवर है, वो ड्राइविंग कर रहा है और कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म की इमरजेंसी आती है, सो उस बंदे का जो रिएक्शन टाइम है, उस मसले को सेकंड्स में हल करने का जो टाइम है, उसको रिएक्शन टाइम हम बोलते हैं, वो इंसान का कम हो जाता है, मतलब नॉर्मल लेवल से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन टाइम मैं ऐसे बताऊं कि अगर ये मार्कर मुझसे गिर रहा है, मैं जल्दी इसको पकड़ लेता हूं, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द हाई रिएक्शन टाइम। बट जो अल्कोहलिक पर्सन होगा वो कभी भी एक गिरते मार्कर को नहीं पकड़ सकेगा, क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत लो होता है, क्योंकि सेलुलर एक्टिविटीज जो है वो दब जाती हैं और इंसान की फैसला करने की सलाहियत भी क्या होती है, कम हो जाती है। He cannot or she cannot distinguish between right and wrong. Dear students, उसके साथ साथ जो अल्कोहल है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालती हैं स्पीच और मूवमेंट पे, जिसकी वजह से इंसान जो है वो अच्छे तरीके से
अच्छे तरीके से अल्फाज की अदायगी नहीं कर सकता, जुमलों को आपस में नहीं जोड़ सकता, उसको भूलता है, सो स्पीच इफेक्ट होती है और मूवमेंट जो है वो जर्की हो जाती है। इंसान अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन नहीं रख सकता। नाउडेज स्टूडेंट्स, जब मैं बॉडी बैलेंस की बात कर रहा हूं, सो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि एक इंसान की बॉडी के अंदर जितनी मूवमेंट्स हैं उसको सेरिबलम, जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, वो कंट्रोल करते हैं। सो अल्कोहल सेरिबलम को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होती और इंसान के कदम डगमगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ जो अल्कोहल है, इट कैन ऑल्सो कॉज अनकॉन्शियसनेस, और अनकॉन्शियसनेस हम बोलते हैं बेहोशी की हालत, इंसान होश में नहीं रहता, और उसके साथ साथ इवन डेथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल से वोमिटिंग होती है, और ड्यूरिंग द वोमिटिंग इंसान अपनी ही उल्टियां करते वक्त वो चोक हो जाता है, उसका गला बंद हो जाता है, और इवन इन्हीं उल्टियों के दौरान उसको मौत वाकया हो सकती है। साथ में डियर स्टूडेंट्स, इसके और इफेक्ट्स पे हम बात करें, सो अल्कोहल जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर द मेमोरी लॉस, याददाश्त लम्हा ब लम्हा दिन ब दिन कम होती जाती है, इंसान को अपनी चीजें याद रखने में बहुत दुश्वारी आती है। साथ में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और ये वर्ड हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? दिस वर्ड इज यूज फॉर व्हाट? दिस वर्ड इज यूज फॉर लिवर कैंसर। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा व्हाई? जब अल्कोहल स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती है और फुल बॉडी में अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, और अल्टीमेटली जब वो लिवर को पहुंचेंगे, सो लिवर जो है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्योंकि वो अल्कोहल्स की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, जिसके नतीजे में म्यूटेशंस आ सकती हैं, क्योंकि लिवर पे बहुत ही ज्यादा बोझ पड़ता है शराब की वजह से। सो कैंसर डेवलप हो सकता है, और इस कैंसर को हम क्या बोलते हैं? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो अल्कोहलिक है, इट कैन ऑल्सो कॉज व्हाट? इट कैन ऑल्सो कॉज हेलुसिनेशन, और हेलुसिनेशंस मैंने आपको बताया, एक जादुई दुनिया में इंसान चला जाता है, हकीकत में और ख्याल में फर्क नहीं कर पाता और अपने ख्यालों में ही मगन रहता है। उसके साथ साथ अल्कोहल का एक दूसरा इफेक्ट है जिसको हम पैरानोया बोलते हैं, और यही पैरानोया हमने कैनिबस चर्च के लिए भी यूज किया था, जिसमें होता यह है कि इंसान को हर जगह अपने एनिमीज नजर आते हैं। ब्रेन इतना इफेक्ट हो जाता है कि इंसान को, एक शराबी इंसान को, हर जगह हर एक इंसान दूसरा उसको अपना दुश्मन नजर आता है, उससे वो डरता है, उनको अवॉइड करता है। इस साइकोलॉजिकल कंडीशन को हम पैरानोया बोलते हैं। लाइकवाइज डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, एंड इवन बहुत सारे जो अल्कोहलिक पर्सन्स हैं वो अपनी जिंदगी का इख्तिताम खुदकुशी से करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो आदी हो चुके होते हैं, और दूसरा उनकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन और डोपामीन इतने लो लेवल तक पहुंच चुका होता है कि वो गम से निढाल होते हैं, उनको अपने तमाम मसाइल का एक ही हल नजर आता है, अपनी जिंदगी का इख्तिताम। सो इट इज वेरी मच डेंजरस। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, चूंकि जो अल्कोहल्स हैं वो स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टमक के अंदर अगर कुछ माइक्रोफ्लोरा मौजूद है वो अफेक्ट होता है, और इसकी वजह से इंसान में विटामिन डेफिशिएंसी आती है, बहुत सारे जो विटामिन हैं उनकी कमी आएगी। और याद ये रखना है कि विटामिन जो है वो हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए बहुत 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 जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो हमारी बॉडी की जिसामत बनाती हैं, जबकि विटामिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जिस्म को हेल्दी रखा जाए। सो विटामिन डेफिशिएंसी कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, यहीं से हम जाते हैं टू द थर्ड ड्रग ऑफ आवर दिस लेक्चर, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज द इनहेलेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड हमारे पास ड्रग है इसी लेक्चर के अंदर, और टोटल ये फिफ्थ ड्रग है इस टॉपिक में, जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने बात की, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज द इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स का लफ्ज निकला है इनहेल से। इनहेल मींस जब आप एयर को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। सो इनहेलेंट्स हमारे पास वो केमिकल्स हैं जो कि इंसान
इनहेल करेगा मतलब वो गैस फॉर्म में होंगी, वो वोलेटाइल होंगी। सो इनहेलेंट्स की डेफिनेशन पे मूव करते हैं। Inhalants are actually the chemicals in vapor forms or in the form of gases that produce psychosis, which include volatile organic solvents, fuel gases, nitrates, anesthetic gases, which are found in the glue, paint thinner, gasoline, and nail polish remover. Dear students, definition को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर आपके घर में, आपकी शॉप के अंदर नया पेंट हो जाए, सो जैसे ही आप उस पेंटेड रूम में एंटर होते हैं एक स्मेल आती है और इंसान कहता है कि भाई ये स्मेल काफी अच्छी थी। सो एक्चुअली ये इनहेलेंट्स हैं। जब आप उस रूम में जाने के बाद इनहेल करते हैं एक खुशी सी फील होती है और हम कहते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस पेंटेड रूम से। सो अच्छी का जब हम लफ्ज यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बॉडी नॉर्मल से अचानक हैप्पीनेस पे चली गई है, अचानक रश में चली गई है, बहुत ही इंटेंस खुशी में चली गई है। ये एक्चुअली इफेक्ट है किसका? इनहेलेंट्स का। सो इनहेलेंट्स एक्चुअली क्या है? दे आर व्हाट? दे आर द वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे आर फ्यूल गैसेस, दे आर नाइट्रेट्स, दे आर एनेस्थेटिक गैसेस। एनेस्थेटिक गैसेस से मुराद वो गैसेस जो कि बेहोशी में ले जाती हैं। एंड these can be found where? These can be found in glue, paint thinners, gasolines and nail polish remover. ये inhalants आपको कहां पे मिल सकते हैं? ग्लू में, पेंट थिनर में, गैसोलीन लाइक पेट्रोल वगैरह हो गया, एंड नेल पॉलिश रिमूवर। सो जैसे ही नेल पॉलिश रिमूवर को आप स्मेल करते हैं आपको एक खुशी सी फील होती है, आपको वो स्मेल बहुत अच्छी लगती है। सो ये एक्चुअली साइड इफेक्ट है किसका? इनहेलेंट्स का। सो डियर स्टूडेंट्स, इनहेलेंट्स आर वेरी 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 मच हार्मफुल, क्योंकि ये डायरेक्टली जब आप इनहेल करोगे सो नोज से ये डायरेक्टली जाएंगे टू द ब्रेन। सो इनहेलेंट्स जो है वो डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ यहां पे इनहेलेंट्स में एक केमिकल आता है जिसको हम मेटाम्फेटामिन बोलते हैं और लोकली उसको आइस के नाम से जाना जाता है, जो कि इनहेलेंट्स में आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मेटाम्फेटामिन, उसके साथ साथ एनेस्थेटिक गैसेस, ये थिनर्स, ये गैसोलीन, ये नेल पॉलिश रिमूवर, ये अगर नॉर्मल लेवल से बहुत कम क्वांटिटी से अचानक से हाई होंगे सो कौन सी अब्यूजेस आएंगी? नंबर 1, इट प्रोवाइड इंस्टेंट रश। इंसान बहुत तेजी के साथ अचानक उसकी बॉडी में बहुत एक्टिविटी आती है, रश आता है, सो ये इनहेलेंट्स कॉज करते हैं। साथ में इट कॉज यूफोरिया। यूफोरिया क्या है? यूफोरिया इज एक्चुअली इंटेंस प्लेजर एंड हैप्पीनेस। जैसे ही इनहेल होगा अ पर्सन विल फील वेरी मच हैप्पी, वो बहुत खुश होगा, अपनी जिंदगी के गम भुला देगा, उनसे दूर हटेगा। लेकिन जैसे इनहेलेंट्स का असर कम होगा वही गम, वही डिप्रेशन बहुत हाई क्वांटिटी में आके उसको इफेक्ट करेगी और धीरे धीरे इंसान अपनी मौत की तरफ खुद चलता है। स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ इनहेलेंट्स के नतीजे में सेल्फ कंट्रोल, इंसान का खुद अपने आप को काबू करना, हर एक सिचुएशन के साथ उसके मुताबिक डील करने की जो सलाहियत है वो कम होती जाती है और दूसरों के सामने इंसान बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता, अजीबोगरीब हरकत होती है। उसके साथ साथ इनहेलेंट्स की वजह से सबसे हार्मफुल इफेक्ट क्या है? वायलेंट बिहेवियर। इंसान का रवैया बहुत शदीद हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है और इवन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें किसी की जान ले भी सकता है। सो बिहेवियर इंतहाई वायलेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली ब्रेन सेंटर्स अफेक्ट होते हैं। उसके साथ साथ नोजिया, दिल खराब होना, वोमिटिंग, उल्टियां होती हैं, अनकॉन्शियसनेस, इंसान बेहोशी की हालत में होता है, एंड गिड्डीनेस। गिड्डीनेस का मतलब घटियापन, क्योंकि जब ये इनहेल होते हैं इसकी वजह से खुशी आती है, इंसान का ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं रहता, मजहब भूल जाता है, इखलाकियात भूल जाता है और घटिया हरकतें वो शुरू कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिड्डीनेस बोलते हैं। लाइकवाइज इनहेलेंट्स का एक और दूसरा बहुत सिवियर इफेक्ट क्या है? दैट इज द लॉस ऑफ एपिटाइट। इन इनहेलेंट्स की वजह से भूख का जो एहसास है
भूख की एहसास कम होती जाती है, इंसान को भूख नहीं लगती। और इवन ऐसे केसेस भी हैं कि 3-4 दिन तक इंसान कुछ भी नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसको फील ही नहीं होता कि वो भूखा है। क्योंकि इंसान की भूख तब आएगी जब स्टमक से मैसेजेस जाएंगे टू द ब्रेन, वो बताएंगे दैट आई एम एम्प्टी, गेट मी सम फूड। सो वो फीलिंग ब्रेन को नहीं जाती, इंसान का दिल भी नहीं करता खाने को और उसको याद भी नहीं रहता। और 3-4 दिन तक जब आप कुछ नहीं खाते और आप जिंदा रहते हैं तो इसका मतलब आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। सो इट इज वेरी हार्मफुल। साथ में हेलुसिनेशंस हैं। हेलुसिनेशंस आपको बता दी हैं कि एक जादुई दुनिया में इंसान चला जाता है, अपने ख्यालात में गुम होता है और हकीकत से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। नाउडेज स्टूडेंट्स, इनहेलेंट्स के एक दूसरा साइड इफेक्ट क्या है? दैट इज लॉस ऑफ मोटर स्किल्स एंड स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच से मुराद क्या है कि जब एक नशे इंसान बोलता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होती, जिसको हम स्लर्ड स्पीच बोलते हैं। और साथ में इनहेलेंट्स की वजह से लॉस ऑफ मोटर स्किल्स होती हैं। नाउ व्हाट इज मोटर स्किल्स? मोटर स्किल्स के लिए हम जाएंगे मोटर न्यूरॉन्स को समझेंगे। मोटर न्यूरॉन्स, जैसा कि आपको पता है कि वो न्यूरॉन्स हैं जो कि ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लाते हैं टू द इफेक्टर, और इफेक्टर ग्लैंड भी हो सकता है, मसल भी हो सकते हैं। नाउडेज स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन इफ समवन इनहेल इनहेलेंट्स? इनहेलेंट्स की वजह से ब्रेन को मैसेजेस जो हैं टू द रिसेप्ट, टू द इफेक्टर, वो सही तरीके से नहीं होते। मतलब इंसान अच्छे तरीके से स्टिमुलाई को फील कर सकेगा, मैसेज अच्छे तरीके से ब्रेन में भी जा सकेगा, लेकिन उस स्टिमुलाई के लिए जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। वो रिस्पॉन्स जो है वो एक्चुअली मोटर स्किल कहलाता है, वो ठीक नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया। दैट वाज द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग ऑन द नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिनको हमने डिटेल से पढ़ा। सो जितनी भी ये ड्रग्स हैं इनके मेडिकल यूजेस भी हैं और इनके अब्यूजेस भी हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप लोग कभी भी और आपके चाहने वालों को भी आप हमेशा रोकेंगे ड्रग्स के इस्तेमाल से। सो ईच एंड एवरीवन शुड से नो टू ड्रग्स। इसी कोट के साथ अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। आपसे दूसरे लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।